नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉपर विथ शुभम में। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एसएसटी पे ही करेंगे। और आज जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मुद्रा एवं साख। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें किन किन बातें पे हम लोगों को ज्यादा नजर रखनी है वो हम लोग देखते हैं। पहला जो टॉपिक है मतलब इसी के अंदर वो हम लोग जानेंगे। इसमें के बाद इसी के साथ हम लोग जानेंगे मुद्रा विनिमय माध्यम। देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे मुद्रा का ही आधुनिक रूप का आधुनिक रूप देखेंगे। इसी में हम लोग करेंसी नोट और सिक्के दोनों पे बात कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग इस टॉपिक में इस चैप्टर में मुद्रा विनिमय का माध्यम देखेंगे, उसका आधुनिक रूप देखेंगे और उसके साथ बैंकों के क्या देखेंगे, निक्षेप देखेंगे। बैंकों के क्या निक्षेप, बैंकों के निक्षेप देखेंगे। और इसी निक्षेप पे हम लोग बात करेंगे तो एक जगह हम लोग देख लेंगे CRR और एक जगह देख लेंगे क्या SLR। ठीक, ये शॉर्ट नोट जो मैं बना रहा हूँ ये बनाते रहो ताकि जब एग्जाम दो एक दिन पहले पेपर है तो इन्हीं को उठा के देख लो और पलट लो और तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, फालतू की आला पढ़नी ना पड़े और फालतू का प्रेशर लेना ना पड़े। ठीक, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे और इसके साथ इसी पे हम लोग देखेंगे, आज ही देखेंगे, वो देखेंगे क्या, साख। क्या देखेंगे बच्चे, साख। और साख में जो पहली चीज देखेंगे वो पहले देखेंगे कि ये है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों, आवश्यकता क्यों। हम लोग की संस्थागत और असंस्थागत साख क्या होती है, असंस्थागत और संस्थागत। संस्थागत यानी कि साख संस्थागत और असंस्थागत उसके प्रकार होते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ हम लोग बात करेंगे क्या, ऋण की शर्तें। ये जो ऋण की शर्तें होती हैं ये लगाई जाती हैं कमर्शियल बैंक के थ्रू मेनली। ठीक है, कमर्शियल बैंक। और इसके साथ हम लोग एक लास्ट छोटा सा टॉपिक देख लेंगे। दिख रहा है ना वीडियो में, एक सेकंड रुको मैं चेक कर लूं दिख रहा है कि नहीं। तो फाइनली दिख तो रहा है। ठीक, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं तो ज्यादा बेटर है क्योंकि कट जाएगा नीचे। चलो जब मैं एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से रफ करके फाइनली एक हम लोग इसी में देख लेंगे। वो देख लेंगे क्या, निर्धनों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तुमसे कोई पूछे मुद्रा क्या है, तुमसे कोई पूछे क्या मुद्रा क्या है, तुम कहना ये एक माध्यम है। ये एक माध्यम है किसका, वस्तु के विनिमय का ये एक माध्यम है। ठीक, तो मैंने तुमसे कहा कि कोई पूछ ले मुद्रा क्या है तो तुम कहना ये एक माध्यम है वस्तु का, वस्तु के विनिमय का। इसका मतलब वस्तु और न सिर्फ वस्तुओं बाकी सेवा आदि को खरीदने का भी ये माध्यम है। ठीक, इतनी बात समझ गए। यानी कि मुद्रा एक तरह का एक माध्यम है जो कि वस्तु और सेवाओं के विनिमय के काम आता है। ठीक, इतनी बात समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हम लोग मुद्रा क्या है उसको देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं आधुनिक रूप। तो मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है। पहले जो चीजें थी, पहले मुद्रा तो थी नहीं, करेंसी आदि थी नहीं,
तो वस्तु के आधार पर ही विनिमय होता था, वस्तु के आधार पर ही क्या विनिमय होता था, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। इसका मतलब जैसे मैं तुमसे कहूं, मान लो मुझे 2 किलो आलू की जरूरत है, मुझे 2 किलो आलू की जरूरत है, मेरे पास चावल बहुत है, मेरे पास चावल बहुत है, खेत में कई सारा धान हो गया है और फाइनली मेरे पास चावल बहुत है, लेकिन मेरे पास आलू नहीं है। अब मुझे आलू चाहिए, यानी चावल तो मैं बना लूंगा, लेकिन सब्जी बनाने के लिए आलू तो चाहिए होंगे, तो आलू मैं किससे लूंगा? आलू मुझे लेने के लिए बेटा, आलू लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आलू लेने के लिए बच्चे मुझे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आलू हो और जिसको चावल की जरूरत हो। तो फाइनली मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला, मैंने उसको चावल दे दिया और उससे आलू ले लिया। इस तरह के जहां पे मैंने एक वस्तु दी और दूसरी वस्तु मुझे मिली है, इसको हम लोग कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं वस्तु विनिमय या वाटर सिस्टम, इसी को कहते थे। ठीक, लेकिन जब से मुद्रा आई तब से चीजें आसान हो गई। अब हम एक कागज का टुकड़ा देते हैं और जो भी मन करे हम लोग वो खरीद सकते हैं। चलो, उसके बाद आया वस्तु का आधुनिक रूप जो आजकल चलता है, जिसको हम लोग करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। करेंसी में दोनों शामिल होते हैं, नोट भी शामिल होते हैं और सिक्के भी। करेंसी में दोनों शामिल हैं, नोट भी शामिल है और सिक्के भी। सिर्फ करेंसी नोट को नहीं कहते, इसमें नोट भी इंक्लूड होते हैं और सिक्के भी इंक्लूड होते हैं। कुछ आंकड़े लिख रहा हूं। अभी जो नोट और सिक्के हैं, इनकी टोटल संख्या है लगभग 49 लाख करोड़। कितनी? 49 लाख करोड़। ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊं, अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़े की बात करूं तो जो आंकड़ा है 49,231.90 अरब। इतने रुपए की अपने पास, इतनी वैल्यू की अपने पास करेंसी है। यानी कि मैं कहूं देश के सारे सिक्के और सारे नोट सब 100 के, 500 के, 200 के, ठीक है, उन सब को जोड़ दो और सारे सिक्के हैं उनको जोड़ दो तो वैल्यू बनेगी कितनी? वो बनेगी 49 लाख करोड़। ठीक, 49 लाख करोड़, यानी इतने के पास अपन अपने यहाँ क्या है? करेंसी है। ठीक, नोट और सिक्के। तो हम लोगों ने मुद्रा पे बात कर ली, मुद्रा पे बात कर ली, और फाइनली मुद्रा के बाद जो है ना करेंसी, इसका आधुनिक रूप देख लिया। हम लोग बात करते हैं किस पे? बैंक का निक्षेप। अब बैंक का निक्षेप का मतलब है क्या? बैंक क्या करती है? बैंक जो है ना, लेट से सपोज तुम्हारे पास है 100 रुपए और तुमने बैंक में जमा किया, तुम गए एसबीआई के पास, एसबीआई ने 100 रुपए जमा कर लिए। ठीक है, अब वो 100 रुपए एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई उन्हीं 100 रुपयों से एक तीसरे व्यक्ति को लोन दे देगा, एक तीसरे व्यक्ति को लोन दे देगा और उससे कुछ इंटरेस्ट ले लेगा, जिसके थ्रू उसकी बैंक की कमाई होती है। तुम्हें जो रखने का इंटरेस्ट दिया है वो बेहद ही कम देता है, और फाइनली जो लोन लेता है उस पर ज्यादा इंटरेस्ट पे वो लोन देगा उसे, और फाइनली उससे कमाई करेगा, उससे तुम्हारा भी चुकाएगा और अपना भी खर्चा चलाएगा। अब लेट से सपोज तुम गए उसके पास और तुमने 100 का नोट दिया उसको, किसको? एसबीआई वाले को, और तुमने 100 रुपए का नोट दे दिया और उसने 100 रुपए का नोट सारा का सारा ही लोन दे दिया, 100 के 100 पूरे लोन दे दिए। अब तुम गए, तुम्हें 20 रुपए की जरूरत पड़ी, तुम्हें 20 रुपए की जरूरत पड़ी और तुम बैंक पहुंच गए एसबीआई, तुमने कहा एसबीआई से कि भैया मेरे पैसे वापस दो, 100 रुपए में से 20 रुपए दे दो। अब तुम कहोगे भैया मेरे पास है नहीं, मैंने तो सारे के सारे दे दिए, तो समस्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, तुम्हारा काम भी चलना जरूरी है ना। इसीलिए बैंक को कुछ राशि, कुछ मुद्रा अपने पास भी बचा कर रखने की जरूरत होती है ताकि इमरजेंसी में उसका यूज किया जा सके। अब उन्हीं को दो टर्मों के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं CRR और एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं SLR। SLR का मतलब है सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब है वो रेशियो जो आरबीआई, जो बैंकों को अपने पास जमा करना पड़े, अपने पास रखना पड़े, अपने पास क्या करना पड़े? रखना पड़े, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं SLR। ये बैंक अपने पास रखेंगी ताकि अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको तुरंत ही कैश दिया जा सके। दूसरा है CRR, ये वो राशि है जो बैंकें आरबीआई के पास जमा करती हैं। आरबीआई पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत की केंद्रीय बैंक है, और जो जितने भी सारी कमर्शियल बैंक या और भी तरह की बैंक हैं वो सारी की सारी आरबीआई के अंडर में काम करती हैं। कमर्शियल बैंक के अगर मैं बात करूं, जैसे तुम्हारी एसबीआई, जैसे तुम्हारी
HDFC, जैसे तुम्हारी एक्सिस बैंक, जैसे तुम्हारी बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे तुम्हारी बैंक ऑफ इंडिया, जैसे तुम्हारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी जो है ना, जिनके तुमने नाम सुने होंगे, लगभग सारी की सारी क्या है, कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक होती हैं। इनके ऊपर जो सुपरवाइजर होता है, जो उनकी देखरेख करता है, वो है कौन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी इन बैंकों को कुछ राशि जमा करनी होती है, ताकि अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़े तो रिजर्व बैंक उस राशि का यूज करके उन बैंकों के बचा सकें। ठीक, समझ पाए। तो CRR ये RBI के पास जमा करना होता है बैंकों को, और SLR ये बैंकों को अपने पास खुद रखना होता है। इतनी बात समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बढ़ जाते हैं किस पे, साख पे। किस पे बढ़ते हैं, साख पे। तो सुनो, सबसे पहले जान लो साख होती क्या है। तो ये एक तरह का लोन है। क्या है बच्चे, लोन है, क्रेडिट है, लोन है, क्रेडिट है, उधार है। क्या है बच्चे, उधार है, कर्ज है। ठीक, ये एक तरह का लोन है, उधार है, कर्ज है, यानी कि इसको वापस करना होता है। ठीक, अब इसकी आवश्यकता क्यों है, जब भी कोई काम तुम्हारा ना निकल रहा हो, जिसमें पैसे की जरूरत हो, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम क्या करते हो बच्चों, तो तुम बैंक के पास जाते हो या अपने रिश्तेदार के पास जाते हो, उससे कहते हो भैया हमें कुछ पैसे दे दो। तो अपने मित्र के पास गए, अपने रिलेटिव के पास गए, सगे संबंधी के पास गए, उससे तुमने कहा कि भैया मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, और मैं तुम्हें फलानी फलानी तारीख को दे दूंगा, और वो दे भी देता है। कई बार तुम्हारे एक आध रिश्तेदार चंट निकल जाते हैं, वो तुमसे उस पैसे के बदले ब्याज भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ब्याज। लेकिन अगर तुम साहूकार आदि के पास जाओगे तो वो तुमसे 100% ब्याज लेंगे। 100% का मतलब ये नहीं है कि 100% दर, यानी कि वो ऊंची दर पे तो देंगे ही, लेकिन कई वो मतलब ब्याज जरूर लेंगे, ये नहीं कि फ्री में दे दें। ठीक है, तो साहूकार हो गए, मित्र हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, जिनसे तुम क्या लोगे, लोन लोगे। अब कई बार क्या होता था, ये साहूकार क्या करते थे बच्चे, ये साहूकार अ, जाते थे, मतलब जो किसान साहूकारों के पास जाते थे, उन किसानों के साथ ये साहूकार शोषण करते थे उनका। कैसे करते थे, लेट से सपोज एक किसान है जिसको अपनी फसल बोनी है, और फसल बोने के लिए उसको बीज की जरूरत है, और बीज खरीदने के लिए फाइनली पैसे की जरूरत है। अब वो साहूकार के पास गए कि महाराज साहब हमें ऐसा ऐसा इतना पैसा दे दो, और जब फसल तैयार होगी तब हम तुम्हारा वापस कर देंगे। तो क्या होता था, कई बार नहीं वापस कर पाते थे। तो क्या होता था, किसान साहूकार किसान की जमीन को, उसके मकान को गिरवी रख लेता था कि पहले मकान या जमीन गिरवी रखो, तब हम तुम्हें इतना लोन देंगे, और जब भी नहीं चुका पाओगे तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेंगे। तो ऐसे करके ये साहूकार बहुत ऊंची रेट पे ब्याज देते थे, मतलब धन देते थे ऊंची रेट पे, और उस तरह से इनको लूटते रहे। फिर सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि हम बैंक जो है ना, बैंकें भी क्या देंगी, लोन देंगी। बैंकें भी क्या देंगी, लोन देंगी। बैंक्स भी क्या देंगे, लोन देंगे। अब सुनो, तो जो ऋण है, ऋण लेने के दो तरीकों को बांटा गया। एक को कहते हैं असंस्थागत। असंस्थागत में वही लोग आते हैं जैसे तुम्हारे मित्र, जैसे तुम्हारे रिलेटिव, और तुम्हारे साहूकार, ये सारे के सारे जिनका कोई भी अता पता नहीं है, जो कभी उधारी पे भी दे देंगे, कभी ऐसे भी दे देंगे, और कभी 100 रुपए लेंगे उसके 200 तुमसे वसूलेंगे, 100 देंगे और तुमसे 200 वसूलेंगे, ऐसे भी होते हैं। और एक जो संस्थागत है, यानी कि साख सृजन की जो संस्थागत उपाय हैं, इसमें शामिल है बैंक। क्या, बैंक। इसको सरकार ने कई बार ऑथराइज किया होता है। सरकार इनको ऑथराइज करती है कि आप लोगों को लोन दो, और जिससे वो अपना अच्छा कार्य कर सके। ठीक, तो संस्थागत और असंस्थागत समझ गए, इसमें कौन कौन शामिल होता है, और संस्थागत में कौन कौन शामिल होता है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, और ये क्या है। फाइनली इन बातों पे बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे ऋण की शर्तों पे और कमर्शियल बैंक पे। इनको इकट्ठा ही निपटा लेते हैं, ऋण की शर्तें और कमर्शियल बैंक। सुनो, जब भी तुम साहूकार से ऋण लेने जाओगे तो वो कुछ शर्त लिखवाएगा ना, कि अगर अगले महीने की 15 तारीख तक तुमने मेरा सारा कर्जा जमा नहीं किया तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेंगे। अब तुम्हें क्योंकि मजबूरी है तो तुम्हें वो एग्रीमेंट करना होता है। वो एक तरह की ऋण की शर्तें होती हैं। ऐसे ही कई बार बैंक्स भी आपसे कुछ चीजें करवाती है कि आपको इतने दिन में इतनी चीजें पेमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है,
तो उसी को हम लोग ऋण की शर्तें कहते हैं। अब ये जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का मतलब है जैसे एसबीआई, जैसे एसबीआई, जैसे एचडीएफसी, जैसे एक्सिस बैंक, जैसे सेंट्रल बैंक, ठीक है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी की सारी क्या है, कमर्शियल बैंक है। अब इसका मतलब है ये इतनी जो कमर्शियल बैंक हैं, ये वो बैंक हैं जो सबसे ज्यादा किसानों को, या भारत में जो सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड कराते हैं, वो ये कमर्शियल बैंक ही कराते हैं। इतनी बात ध्यान रख लेना। भारत में सबसे ज्यादा लोन कौन सी संस्था के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है, तो कमर्शियल बैंक के माध्यम से कराया जाता है। और लगभग लगभग 50% और उससे ज्यादा का लोन कमर्शियल बैंकों के थ्रू, इन बैंकों के थ्रू लोगों को दिया जाता है। लोगों को क्या किया जाता है, लोगों को दिया जाता है। इतनी बात समझ पाए? इतनी बात अगर समझ गए तो तुम होशियार हो चुके हो। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा। सबसे पहले मुद्रा, इस पे हम लोगों ने बात कर ली। मुद्रा का आधुनिक रूप, उसको हम लोगों ने देख लिया। करेंसी, नोट और सिक्के के माध्यम से कुछ आंकड़े दिए, ये याद रख लेना। अगर इन आंकड़ों का यूज तुमने एग्जामिनर के सामने अपनी कॉपी में कर दिया फाइनली बोर्ड में, तो क्या होगा, फिर तुम्हारी बोर्ड की कॉपी पे ऊपर से नंबरों की वर्षा होगी। यानी एग्जामिनर समझ जाएगा कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, बहुत ही समझदार हो, और तुम्हें नंबर देने चाहिए। ठीक है, तो इन आंकड़ों का यूज तुम्हें जितना पॉसिबल हो, ठीक है, करते रहना है, ताकि तुम्हारी कॉपी दूसरों से अलग बन सके। ठीक, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद साख देखा, साख को समझा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। संस्थागत साक्ष्य और असंस्थागत साक्ष्य ये क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने देखा, इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, ऋण की कुछ शर्तें होती हैं जो ऋण देने वाला ऋणदाता है वो लगाता है। और फाइनली कमर्शियल बैंक को भी हमने देख लिया। अब जो अपना लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है निर्धनों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको समझ लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये क्या करता है, अब सुनो। लेट्स से सपोज ये मैंने एक ग्रुप बनाया, इसमें 10 मेंबर है। कितने, 10 मेंबर है। और इन 10 मेंबरों ने इसमें 100 रुपए जमा किए। कितने, 100 रुपए जमा करिए। राशि हो गई है कितने, 1000 की। कितने, 1000। अब 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे की जरूरत पड़ी, जिन्हें पैसे की जरूरत पड़ी, और कितनी कितनी, 200 रुपए की, 200 रुपए की जरूरत पड़ी। तो 200 रुपए वो इसमें ग्रुप में आएंगे और कहेंगे भैया हमें 200 रुपए दे दो और हमें भी आप 200 रुपए दे दो। तो 2 व्यक्ति हैं, उनको 200 रुपए की जरूरत पड़ गई। इन फाइनली लोगों ने तुरंत वो अपना पैसा निकाल लिया। इन्होंने जमा सिर्फ 100 किया था लेकिन निकाल 200 लिया। ठीक, इसका मतलब 100 रुपए इन्होंने एज ए लोन ले लिए, लेकिन वो लोन बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे, बहुत ही नॉर्मल रेट पे इनको मिलेगा, और फाइनली ये अपना काम चला लेंगे। इसीलिए इस तरह के कई सारे ग्रुप भारत में बने हैं जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ का मतलब है स्वयं, हेल्प का मतलब सहायता, और ग्रुप का मतलब समूह। स्वयं सहायता समूह, इसका मतलब है जो अपनी सहायता स्वयं करें, ऐसे ग्रुप को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं, ये निर्धनों के लिए कैसे लाभदायक है। तो समझ जाना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक कमेटी की तरह होती है और फाइनली कुछ कुछ लोग अपना पैसा जमा करते हैं, और जब भी किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति को उस पैसे की जरूरत पड़ती है उसका यूज करता है और तय समय सीमा में उसको वापस समूह को कर देता है। ठीक, ऐसे फंड की फंड राशि भी बची रहती है और फाइनली उसका काम भी निकल जाता है। ठीक, ऑलमोस्ट इस टॉपिक पे हम लोग सारी चीजें देख चुके, समझ भी एक अच्छी बन चुकी होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।